बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज यूट्यूब श्रृंखला के अंतर्गत बीपीएससी मुख्य परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से पूछे गए एक प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए, उस पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए उसके आदर्श उत्तर लेखन प्रारूप को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। 66 बीपीएससी के प्रश्नों पर चर्चा करते हुए मैंने आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने का प्रयास किया कि बीपीएससी न सिर्फ लगातार हाईली कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चंस के माध्यम से आपके समक्ष आश्चर्य उत्पन्न कर रहा है। जैसे 63rd बीपीएससी से पहले के प्रश्नों को आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल रटे रटाए पैटर्न पर प्रश्न आते थे। इंडियन पॉलिटी के कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक्स जैसे प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, न्यायपालिका और पंचायती राज, निर्वाचन आयोग, जाति और वर्ग की भूमिका, लगातार बीपीएससी 63rd बीपीएससी से पहले लगातार ट्रेडिशनल तरीके से ही प्रश्न पूछता रहा और ट्रेडिशनल टॉपिक से ही प्रश्न पूछता रहा। लेकिन 63rd बीपीएससी से बिहार लोक सेवा आयोग ने छात्रों के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत की है और आज अपनी बेहतर तैयारी के लिए इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज विशेषकर इंडियन पॉलिटी सेक्शन में बीपीएससी जिस स्तर का प्रश्न पूछ रहा है वह एक अच्छे छात्र, एक अच्छे अभ्यर्थी को यह अवसर भी उत्पन्न कर रहा है कि वह अपने उत्कृष्टता का प्रतिपादन कर सके और इस प्रकार उत्कृष्ट अंकों या सर्वोच्च अंकों के साथ सर्वोच्च रैंक पर सेलेक्ट होकर अपने सपनों को उड़ान भी दे सके, अपने सपनों को साकार भी कर सके। अच्छे छात्रों के लिए कोई समस्या नहीं। जो थोड़ा एनालिटिकल पढ़ते हैं, राइटिंग स्किल पर शुरू से ही काम करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, विश्लेषणात्मक क्षमता है, लिंक करने की क्षमता है, ऑर्गेनाइजेशन है। किसी भी टॉपिक में एक ऑर्गेनाइजेशन के तत्व को वो समझते हैं क्योंकि आपके उत्तर में भी वह ऑर्गेनाइजेशन का तत्व होना चाहिए, संगठन का तत्व होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, एनालिसिस सही होना चाहिए, लिंक करने की क्षमता सही होनी चाहिए, लेखन क्षमता होनी चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए, भाषा में प्रवाह होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण की कला से आप अवगत हो, आपके प्रस्तुतिकरण का तरीका ऐसा हो जो आपको दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में अलग बनाता हो, विशेष बनाता हो। आप अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपनी उत्कृष्टता को सिद्ध कर सकते हैं। प्रश्न उत्तर उसका एक माध्यम है और ऐसे प्रश्न अच्छे अभ्यर्थियों के लिए
एक सुनहरे अवसर के रूप में है। चूंकि रटे रटाए पैटर्न पर प्रश्न पूछ नहीं रहा है, इसलिए वर्तमान में बीपीएससी की तैयारी करते हुए यदि आप इन क्षमताओं का विकास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके चयन, आपके सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और एनालिसिस को घबराने की जरूरत नहीं है, एनालिसिस को कोई भी डेवलप कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग को कोई भी डेवलप कर सकता है, कॉन्सेप्ट को भी कोई भी डेवलप कर सकता है। संपूर्ण दृष्टि और दृष्टि टीम आपके लिए। उत्तर लेखन में जो उत्कृष्टता होनी चाहिए, अवधारणाओं का समावेश, विश्लेषण, भाषा, शैली, प्रवाह का जो तत्व होना चाहिए, उसी से परिचित कराने के लिए ही इस सत्र का आयोजन दृष्टि टीम ने आपके लिए किया है। 66 और 65 बीपीएससी के प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए हमने आपको यह चीज भी बतलाने का प्रयास किया कि बीपीएससी अब लगातार ट्रेडिशनल टॉपिक्स के साथ साथ कुछ नए टॉपिक्स पर भी प्रश्न पूछ रहा है। जैसे 66 बीपीएससी में पॉलिटी वाले सेक्शन के अंतर्गत देश में विकास के अंतर्गत जो क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान है, असमानताएं विद्यमान है, और बिहार के विशेष संदर्भ में उनसे उत्पन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं पर विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछा गया था। इकोनॉमी और ज्योग्राफी सेक्शन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रही। बीपीएससी ने पहले पूछा हुआ भी है, लेकिन ज्योग्राफी या इकोनॉमी में जब इसी प्रश्न को पूछा जाएगा तो उसके डिस्कशन का तरीका अलग होगा, उत्तर लेखन की दिशा अलग। और जब इसी प्रश्न को पॉलिटी में पूछना है तो पॉलिटी में इसके उत्तर लेखन की दिशा अलग होगी। साथ ही साथ 65th बीपीएससी में एक प्रश्न ई गवर्नेंस से पूछा हुआ है। आज उसी ई गवर्नेंस से जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर लेखन प्रारूप पर मैं चर्चा करूंगा। ऐसे भी टॉपिक नया है, बीपीएससी ने पहले कभी भी इस टॉपिक पर प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन ई गवर्नेंस पर बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न से यह स्पष्ट हो जाता है कि आगे बीपीएससी गुड गवर्नेंस से भी प्रश्न पूछ सकता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी प्रश्न पूछ सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना के अधिकार से भी प्रश्न पूछ सकता है, नागरिक चार्टर से भी प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि ये सभी डायमेंशंस गुड गवर्नेंस के ही एक एस्पेक्ट के रूप, गुड गवर्नेंस का ही एक एस्पेक्ट ई गवर्नेंस है, उसी का एक एस्पेक्ट सूचना का अधिकार है, उसी का एक एस्पेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, और उसी का एक एस्पेक्ट नागरिक चार्टर है या नागरिक अधिकार पत्र है। साथ ही साथ लगातार नए टॉपिक्स से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति छात्रों को सतर्क रहने की आवश्यकता की ओर भी संकेत करता है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में ट्रेडिशनल टॉपिक्स के साथ साथ जो नए मुद्दे उभर रहे हैं, नई चर्चाएं उभर रही, जैसे मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में, दबाव समूह की भूमिका, नागरिक समाज या गैर राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, तो जाति, वर्ग, संप्रदाय
की भूमिका के साथ साथ, क्योंकि ये बीपीएससी के टॉपिक में भी शामिल है, बीपीएससी ने लगातार जाति वर्ग इत्यादि की भूमिकाओं से प्रश्न भी पूछा हुआ है, तो साथ साथ इस नए टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको भी तैयार करने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि वर्तमान में सिर्फ रटे रटाए पैटर्न पर ही तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इंडियन पॉलिटी के ट्रेडिशनल एज वेल एज नए इशूज, नए टॉपिक्स को भी तैयार करके जाने की आवश्यकता है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह की हड़बड़ाहट, आपाधापी से आप बच सकें और पूर्णतः शांत चित्त रहकर संगठित तरीके से एक उत्कृष्ट उत्तर को आप वहां प्रस्तुत कर सकें। तैयारी यदि पहले ही चारों दिशाओं से की जाएगी, चारों तरफ से की जाएगी, जिसको कहता हूं मैं बाहुबली अंदाज में तैयारी, आपके पास इनोवेशंस होना चाहिए, आपके उत्तर में इनोवेशंस होना चाहिए। और जब आप तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी नवीन मुद्दे हैं, नवीन टॉपिक्स हैं, उन सबको भी तैयार करके जाना है और अपने उत्तर में उस नवीनता का समावेश ही आपको अन्य अभ्यर्थियों के ऊपर आपको एक बढ़त देगा और आपको सर्वोच्च अंक प्राप्ति में सक्षम भी बनाएगा। आइए 65th बीपीएससी में ई गवर्नेंस से पूछे गए प्रश्न को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे अत्यंत ही अवधारणात्मक और विश्लेषणात्मक तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न आपके सामने ये रहा, ई शासन या ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, अर्थात सीधे सीधे डेफिनेशन को हमें समझाना है। ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो जो दूसरा पक्ष है वो भी बहुत इनोवेटिव है, करंट अपडेशन की आवश्यकता को भी मांगता है। कल को इसी तरीके से प्रश्न पूछ ले कि गुड गवर्नेंस या सुशासन से आप क्या समझते हैं, सुशासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो अपने आप को ऐसे प्रश्नों के उत्तर लेखन में आपको सक्षम बनाने के लिए अभी से ही तैयारी करनी है। अब देखिए, सीधे सीधे प्रश्न पूछा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस। तो सीधे सीधे हमें ई गवर्नेंस को लिखना है, लेकिन यह काम जितना सीधा लग रहा है उतना सीधा है नहीं। वस्तुतः पहले हम गवर्नमेंट को समझें, फिर हम गवर्नेंस को समझें। गवर्नमेंट के लिए हिंदी में सरकार शब्द आता है, गवर्नेंस के लिए शासन या अभिशासन शब्द का प्रयोग ज्यादातर होता है। जब हम गवर्नमेंट को समझेंगे तभी हम गवर्नेंस को समझेंगे, क्योंकि सरकार अलग है और शासन और अभिशासन अलग है। और जब इसको हम समझ लेंगे तब हम ई गवर्नेंस को बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात ई शासन या इलेक्ट्रॉनिक शासन। तो सबसे पहले उत्तर लेखन के अंतर्गत पहली बात स्पष्ट हो गई, ई शासन से आप क्या समझते हैं। उसके अंतर्गत हमें सरकार
शासन या अभिशासन और फिर ई गवर्नेंस को स्पष्ट करना होगा। साथ ही साथ इसी पॉइंट के अंतर्गत या इसी के आगे एक पॉइंट की हम चर्चा करेंगे, जिसमें ई गवर्नेंस के अंतर्गत जो विभिन्न क्रियाएं या परस्पर जो क्रियाएं हैं उसको भी स्पष्ट करेंगे। ई गवर्नेंस या ई शासन के अंतर्गत परस्पर क्रियाएं, परस्पर क्रियाएं का मतलब है जिसे हम लोग कहते हैं जी टू जी, जी टू सी, जी टू बी, अर्थात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन और जी टू ई, गवर्नमेंट टू इंप्लाइज। अर्थात जो इंट्रैक्शंस हो रहा है वह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट टू सिटीजन हो रहा है, सिटीजन टू गवर्नमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट टू बिजनेस हो रहा है, बिजनेस टू गवर्नमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट टू इंप्लाइज हो रहा है, इंप्लाइज टू गवर्नमेंट हो रहा है। ये इंट्रैक्शंस है, यही तो ई गवर्नेंस है। और किसी भी देश की सरकार एवं सरकार के अंतर्गत काम कर रहे विभिन्न प्रशासनिक संस्थानों के द्वारा अधिक से अधिक ई गवर्नेंस के अंतर्गत जो परस्पर क्रियाएं की जाती हैं उन्हें ही हमें बढ़ाने का प्रयास करना है। अब हमें यह भी बात ध्यान में रखना है कि एक और स्लाइड लेते हैं तीसरे पॉइंट पर डिस्कस करते हुए कि ठीक है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं। बहुत संक्षेप में इस पर भी हम चर्चा करें, क्योंकि लाभ पूछा हुआ नहीं है लेकिन संक्षेप में हम लाभ लिखेंगे। और प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसको एड्रेस करने के लिए बिहार में ई गवर्नेंस, चूंकि बिहार में ई गवर्नेंस की स्थिति को पूछ रहा है तो बिहार में ई शासन, बिहार में ई शासन, ई शासन, ई को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा बेहतर यही वाला तरीका है। और लास्ट में हालांकि पूछा नहीं है लेकिन बिहार के विशेष संदर्भ में ई शासन को लागू करने के संदर्भ में बाधाएं क्या हैं। बिहार के विशेष संदर्भ में ई शासन में बाधाएं क्या है। इन सब की चर्चा हमें करनी रहेगी। आइए सबसे पहले हम अब प्रश्न का एक फॉर्मेट हमने दे दिया। हमने आपको स्पष्टतः यह बतलाया कि ये जो प्रश्न है प्रश्न के संदर्भ में सबसे पहले हमें ई शासन से हम क्या समझते हैं उस पर हमें लेखन करना है। तो डायरेक्टली देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं
जो सीधे सीधे रटी रटाई परिभाषा ई गवर्नेंस का लिख सकते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि रटी रटाई परिभाषा मत देना। आपको यह बताना है कि हम सरकार, चूंकि देखिए पॉलिटी के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, तो हम सरकार, शासन अभिशासन से हम क्या समझते हैं, जब तक हम गवर्नमेंट और गवर्नेंस को स्पष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नेंस से ही तो हम ई गवर्नेंस की ओर आएंगे। पहले हम गवर्नेंस को तो समझे कि गवर्नेंस क्या है। आज तक तो इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने गवर्नमेंट के विषय में पढ़ा था। हमेशा हम लोग चर्चा भी करते थे कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अच्छा है या गणतांत्रिक शासन प्रणाली अच्छा है या राजतांत्रिक शासन प्रणाली अच्छा है, अर्थात शासन का कौन सा रूप अच्छा है, कौन सी सरकार व्यवस्था अच्छी है। लोकतंत्र में भी संसदीय लोकतंत्र हो या अध्यक्षीय लोकतंत्र हो या एकात्मक सरकार व्यवस्था हो या संघीय सरकार व्यवस्था हो, अधिकांशतः 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी हम मुख्यतः सरकार के स्वरूप पर अधिक से अधिक चर्चा करने में व्यस्त रहे। राजनीति विज्ञान में जो भी चर्चाएं हुई 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी में, विशेषकर 19वीं और 20वीं शताब्दी में, वो चर्चा परिचर्चा सरकार के स्वरूप से संबंधित है। हमने कभी गवर्नेंस की चर्चा नहीं की, जबकि कोई भी सरकार तभी बेहतर काम कर सकती है जब गवर्नेंस अच्छा हो। याद रखिएगा। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर गवर्नेंस है क्या, और जब हम गवर्नेंस को समझेंगे फिर हम ई गवर्नेंस को आपके समक्ष रख सकते हैं। फिर ई गवर्नेंस के को समझने के पश्चात उसे और स्पष्ट करने के लिए ई गवर्नेंस के अंतर्गत जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उसे हम समझेंगे, और फिर इसके लाभ बहुत संक्षेप में हम देखेंगे, और फिर बिहार में ई शासन की क्या स्थिति है, उसके लिए क्या पहल की गई है, उसके संबंध में कुछ डेटा पर बातचीत करेंगे, और फिर लास्ट में बिहार के विशेष संदर्भ में ई शासन को लागू करने में कौन सी बाधाएं आ रही, इस पर बातचीत करते हुए हम कंक्लूड करेंगे। अर्थात यही हमारा निष्कर्ष भी होगा। चाहे तो कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। बाधाओं पर चर्चा करते हुए कुछ सुझाव भी दीजिए। ये हमारे चर्चा करने का तरीका होगा। अब आइए बहुत संक्षेप में पहले मैं समझाना चाहता हूं, चूंकि ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कि तीन चीजें हैं। गवर्नमेंट, अर्थात सरकार, और फिर दूसरी चीजें हैं गवर्नेंस, अर्थात शासन या अभिशासन। और फिर तीसरी बात है ई गवर्नेंस, अर्थात ई शासन। ई शासन। अब देखिए, गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन है
या यह एक मशीनरी है? अर्थात सरकार एक संस्था है, सरकार एक मशीनरी है जो राज्य के कार्यों का संपादन करने के लिए बनाई गई है, जो राज्य के कार्यों, कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। बनाई गई है या बनी है। यही राज्य के शक्तियों का प्रयोग भी करता है, क्योंकि राज्य अपने आप में एक अमूर्त संकल्पना है। राज्य अपने आप को सरकार के रूप में अभिव्यक्त करता है, क्योंकि और देखिए, राज्य शब्द का वो अर्थ नहीं है, राजनीति विज्ञान में जो राज्य शब्द का अर्थ है उसके अंतर्गत हम राज्य की बात कर रहे हैं, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो राज्य शब्द का अर्थ है उस अर्थ में भारत एक राज्य है। बिहार, यूपी, ये सब प्रांत है, उसकी इकाइयां हैं, विभिन्न इकाइयां हैं। सामान्य तौर पर आम लोग उसे ही राज्य सरकार कहते हैं, और जो केंद्र स्तर की सरकार है उसे हम भारत सरकार कहते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत राज्य क्या है? राज्य एक भूगोल विशेष में, सबसे पहली बात क्या है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे लोगों का संघ है, समुच्चय है राज्य। अब भारत को आप देखिए तो भारत की एक विशिष्ट भौगोलिक सीमा है। आप कहेंगे सर बिहार की भी सीमा है, बिल्कुल है। फिर है कि वहां पर जनसंख्या रहती है, अर्थात उस भौगोलिक क्षेत्र में लगभग अस्थायी रूप से जो लोग रहते हो, तो लोग, जनसंख्या, पॉपुलेशन, फिर उन सभी लोगों के द्वारा चुनी गई एक संस्था हो जिसे हम सरकार कहते हैं। तो सरकार को समझाने के लिए यह सब मैं बात आपको बतला रहा हूं। इतनी बात आंसर में नहीं लिखेंगे, लेकिन चूंकि ये कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा, और थोड़ा आप कॉन्सेप्ट को समझें ताकि आप बेटर तरीके से अपने उत्तर को वहां पर प्रेजेंट कर सकें, इसलिए ये सारी बात मैं थोड़ा आपके समक्ष रख रहा हूं। चूंकि ये न्यू इश्यूज है, आप इस पर जनरली ध्यान नहीं देते, आप तो संविधान के आर्टिकल्स को रटने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आपने कभी यह समझा ही नहीं कि इंडियन पॉलिटी एक हाईली कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल सब्जेक्ट है। लेकिन आज जब लगातार बीपीएससी उसी पैटर्न पर प्रश्न पूछ रहा है, तब छात्र भी ढूंढते हैं कि ऐसी टीम हमारे समक्ष हो जो तथ्यों के साथ साथ अवधारणात्मक विश्लेषण की छात्रों की उभरती हुई आवश्यकता को पूरा कर पाने में सक्षम हो। और यही कारण है कि दृष्टि टीम आपके समक्ष प्रस्तुत हुई है, ताकि विश्लेषण की उस गुणवत्ता को प्रस्तुत किया जा सके जिसे बीपीएससी वर्तमान में लगातार उठा रहा है अपने प्रश्नों के माध्यम से। खैर, इस पर चर्चा करने के साथ साथ सरकार को स्पष्ट आप
करना चाह रहे थे, मैं करना चाह रहा था। लेकिन संभव है कि कोई छात्र होगा वो कहेगा कि सर बिहार का भी एक निश्चित आकार है, उसका भी एक निश्चित भूगोल है, वहां भी जनसंख्या रहती है और वहां भी सरकार है। ठीक बात है, लेकिन राज्य के पास संप्रभुता होती है, अर्थात सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति होती है। और वह सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? भारत सरकार के पास है। सर्वोच्च निर्णय लेने का मतलब है, सबसे पहला मतलब, कि एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ अपने संबंधों का निर्धारण स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। अर्थात भारत पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ जैसा चाहे संबंध निर्धारित कर सकता है। आज अगर भारत सरकार ने यह शर्त लगा दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का खात्मा नहीं करता है तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत और कूटनीतिक संबंधों का कोई अर्थ नहीं है, तो सर्वोच्च शक्ति का मतलब यह है कि कोई भी विश्व की शक्ति भारत की सरकार को इसके लिए दबाव नहीं दे सकती है कि नहीं, आपको पाकिस्तान के साथ अपना संबंध सुधारना ही होगा, बातचीत करनी ही होगी। नहीं, यह हमारी संप्रभुता का मामला है और वो हमारी सरकार ही ले सकती है। अर्थात सरकार के पास संप्रभुता होती है, सॉवरेन पावर को वह यूज करता है। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर ठीक है, इस बात को मैं समझ गया कि सरकार क्या है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार अपने कार्यों, कर्तव्यों को पूरा कैसे करती है? प्रश्न उठाइए, अपने आप आपको उत्तर मिलेगा। तो कैसे का जवाब ही गवर्नेंस है मेरे प्यारे साथियों। अर्थात गवर्नमेंट गवर्नेंस के माध्यम से कार्य करती है, अर्थात गवर्नेंस माध्यम है, प्रक्रिया है। यह क्या है? माध्यम है, प्रक्रिया है, संचालन या परिसंचालन की गतिविधियां हैं। अर्थात सरकार की वह संगठनात्मक क्षमता, सरकार की वह संगठनात्मक क्षमता जिसके माध्यम से सरकार अपनी जनता को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करती है, शासन या अभिशासन कहा जाता है। कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात कैपेसिटी क्या है? तो सरकार के विभिन्न संगठन हैं या प्रशासनिक क्षमता है, अगर सामान्य शब्दों में समझना चाहते हैं तो। जैसे सरकार लोगों को शिक्षा देना चाहती है तो वह उसके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज स्थापित करती है, अर्थात विभिन्न संगठनों के माध्यम से वह कार्य करती है। लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर एम्स जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्थापित करती है। आज हर व्यक्ति मोबाइल पर बात कर रहा है, अच्छा हो, बुरा हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, गांव गांव तक में लोग मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं। तो मोबाइल का जो नेटवर्क आपके पास आ रहा है, जिसको निजी कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं,
उसके लिए सैटेलाइट कौन लॉन्च कर रहा है, उपग्रह सेवाएं कौन दे रहा है, दूर संचार की सेवाएं कौन दे रहा है, सरकार दे रही है वैसे। तो गवर्नेंस सरकार की वह क्षमता है, अर्थात संगठनात्मक क्षमता है, जिसके माध्यम से सरकार अपनी जनता को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करती है। अब आइए, ई शासन। स्वाभाविक सी बात है मेरे प्यारे साथियों कि वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी, संचार क्रांति, कंप्यूटर क्रांति के इस युग में, नेटवर्क आधारित इंटरनेट सेवाओं के इस युग में, जहां पूरा विश्व ही एक गांव जैसा हो गया है, यदि प्रशासन की गतिविधियों में, सरकार के विभिन्न कार्यों में, विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने में यदि आईसीटी अर्थात आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग, अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग करके ही या करना ही वस्तुतः ई शासन कहलाता है। तो ई शासन क्या है, ई जो है वह इलेक्ट्रॉनिक है, अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का सूचक है। अब देखिए सिंपली, संक्षेप में, ई गवर्नेंस अर्थात ई शासन में ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक से है, अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है, अर्थात शासन प्रशासन में अधिकाधिक इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग हमें करना चाहिए। और गवर्नेंस अर्थात शासन या अभिशासन का अर्थ सरकार की उस संगठनात्मक क्षमता से है जिसके माध्यम से सरकार अपनी जनता को बेहतर सेवाएं व सुविधाएं प्रदान करता है। अब देखिए
अगर दोनों को मिला देंगे तो ई गवर्नेंस है, अर्थात जनता को बेहतर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन प्रशासन की क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार जब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अर्थात आईसीटी प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग जब करेगी अधिकाधिक, तो सरकार की क्षमता बढ़ेगी। स्वाभाविक रूप में सरकार बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं जनता को कम से कम समय में उपलब्ध करा पाएगी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए। यही ई गवर्नेंस है। अब ई गवर्नेंस को बहुत सामान्य तरीके से परिभाषित करने के पश्चात, यह आपने परिभाषित कर दिया बहुत सामान्य तरीके से, अब थोड़ा सा इसके विषय में थोड़ा सा और भी आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। ई गवर्नेंस मतलब ये तो पहला पैराग्राफ आपका होगा जिसमें सरकार से चर्चा को शुरू करते हुए उसे गवर्नेंस से जोड़ेंगे, फिर ई गवर्नेंस से जोड़ेंगे। ई गवर्नेंस का सामान्य अर्थ आपने स्पष्ट कर दिया। अब आप लिखेंगे कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का शासन प्रशासन में अधिकतम प्रयोग, शासन प्रशासन में अधिकतम प्रयोग सरकार को विभिन्न आंकड़ों के भंडारण, सरकार को विभिन्न आंकड़ों के भंडारण, कंप्यूटर में कितनी सारी डेटाज हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो भंडारण, विभिन्न आंकड़ों के भंडारण और प्राप्ति, हम इजीली डेटा को खोज भी सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, डेटा तक पहुंच भी सकते हैं। वह डेटा हम पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वितरित भी कर सकते हैं, वेबसाइट पर डाल देंगे, लोग देख सकते हैं। सूचना का तत्काल पारेषण अर्थात स्थानांतरण, सूचना का तत्काल पारेषण अर्थात स्थानांतरण, पारेषण का अर्थ है स्थानांतरण, तेजी से सूचना और आंकड़ों का प्रसंस्करण करना अर्थात प्रोसेसिंग कर लेना, तेजी से सूचना व आंकड़ों का प्रसंस्करण, आंकड़ों का प्रसंस्करण, अर्थात विभिन्न आंकड़ों से जो कंक्लूजन निकलता है वह भी कंप्यूटर के द्वारा ही कर लिया जाता है, सिमुलेशन टेक्निक होता है इसके लिए। सरकारी प्रक्रियाओं को तीव्रतर बनाना, सरकारी
प्रक्रियाओं को तीव्रतर बनाना, कंप्यूटर के इस्तेमाल से, इंटरनेट के इस्तेमाल से बहुत सुस्त गति से जो काम होता था प्रशासन, उसको हम तीव्र बना सकते हैं। तो उसको तीव्रतर बनाना, शीघ्र और न्यायसंगत तरीके से निर्णय लेना। जब सूचनाओं का तीव्र प्रसार होगा तो हम निर्णय भी शीघ्र लेंगे। जो बहुत लंबा समय हम निर्णय लेने में लेते थे प्रशासन में, तो प्रशासन में निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते हैं। नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप शीघ्रता से निर्णय करना, तो शीघ्र और न्यायसंगत ढंग से निर्णय करना, शीघ्र और न्यायसंगत तरीके से निर्णय करना। मतलब आईसीटी का उपयोग जो हम कर रहे हैं, उससे हो क्या रहा है, प्रशासन में परिवर्तन क्या हो रहा है। सरकारी कामकाज में या शासन प्रशासन के काम में पारदर्शिता को बढ़ाना, लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है, तथा शासन प्रशासन के कार्यों को पारदर्शी बनाकर उसे जनता के प्रति उत्तरदायी व जवाबदेह बनाने के लिए ई शासन का अधिकतम उपयोग आवश्यक हो गया है। लगातार 2005 से ही बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन का दावा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से बिहार में सुशासन की स्थापना करने के लिए ई गवर्नेंस सबसे बेहतर और प्रभावशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है। यहां तक आप एंड कर सकते हैं। तो वर्तमान वैश्वीकरण के युग में एक और स्लाइड लेते हैं। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में, वर्तमान वैश्वीकरण के युग में ई शासन सुशासन को लागू करने के प्रभावशाली उपकरण के रूप में उपस्थित हुआ है। ई शासन के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर
परस्पर क्रियाओं को तीव्रता प्रदान कर सुशासन की स्थापना को साकार किया जा सकता है, साकार किया जा सकता है। ये क्या है? तो G2G, G2C, G2P और G2E। और फिगर के रूप में इस फिगर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये अलग अलग कलर को यूज करने के माध्यम से एग्जामिनेशन हॉल में अलग अलग कलर को यूज नहीं कर सकते हैं। अर्थात सरकार के विभिन्न संगठनों, विभिन्न स्तरों के बीच संपर्क तेजी से स्थापित हो सकते हैं, तो कार्य तेजी से संपन्न होगा। सरकार और जनता के बीच, जनता और सरकार के बीच, सरकार और उद्योग के बीच, व्यवसायियों के बीच तेजी से संबंध स्थापित होगा। और सरकार और कर्मचारियों के बीच या कर्मचारियों और सरकार के बीच भी तेजी से संबंध स्थापित होगा। और इस तरह से सरकार के कामकाज में अधिक से अधिक पारदर्शिता आएगी, तेजी आएगी, शीघ्रता आएगी, निर्णय निर्धारण तीव्र होगा और तभी जो है सरकार बेहतर सेवाएं और सुविधाएं दे पाने में सक्षम हो पाएगी। तो ये तो हमने विभिन्न तरीके से थोड़ा आपको बतलाने का प्रयास किया। इसके पश्चात सीधे सीधे बिहार में ई गवर्नेंस की जो स्थिति है इस पर बातचीत करते हैं। बिहार में ई गवर्नेंस, बिहार में ई शासन की स्थिति क्या है? तो देखिए, इसके संदर्भ में जो पहल किए गए हैं उसकी चर्चा आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बिहार ने अच्छा व सराहनीय प्रयास और पहल आरंभ किए हैं। इस दिशा में ई बिहार शिखर सम्मेलन, ई बिहार शिखर सम्मेलन है। अर्थात फरवरी 2014 में आयोजित किया गया था और विभिन्न ई गवर्नेंस की योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पुरस्कार, ई शासन के क्षेत्र में पुरस्कार, अर्थात बिहार ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कई पुरस्कार जीते हैं। बिहार को वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया पुरस्कार और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही बिहार कृषि विश्वविद्यालय को 2020 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको आप रखेंगे।
एक है बिहार आधार प्रमाणीकरण ढांचा, BAAF, बिहार आधार प्रमाणीकरण, बिहार आधार प्रमाणीकरण ढांचा, BAAF। सेवा वितरण को अधिक कुशल बनाने के लिए, आधार आधारित लेन देन के लिए यह एकमात्र ढांचा है। इसके बाद ई शक्ति परियोजना है, ई शक्ति परियोजना, इसके माध्यम से मनरेगा श्रमिकों के लिए उनके वेतन उन श्रमिकों के संबंधित खातों में ही सीधे सीधे पहुंचाया जाता है। ई जेल है, तो बिहार के जो जितने भी जेल हैं उन सब के कामकाज का कंप्यूटरीकरण किया गया है। इससे संबंधित सारे आंकड़ों को भी कंप्यूटरीकरण किया गया है। अब उससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जानकारी कॉल सेंटर है, जानकारी कॉल सेंटर, ये छठा पॉइंट था हमारा। फिर सातवां जो पॉइंट है उसमें ई पंचायत आप लिखेंगे, ई पंचायत। फिर आठवां जो है, देखिए जानकारी कॉल सेंटर, बिहार के लोग RTI के लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं और बिहार सरकार को इस कार्य के लिए स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया है। ई पंचायत में सभी पंचायत और ग्राम सेवा का कार्य अब कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। ई डिस्ट्रिक्ट, सभी नागरिकों की उनके दरवाजे पर सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध है। यह सब बिहार सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट योजनाओं से संभव हुआ है। तो ई डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम, फिर बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी स्थापना की गई है। यह पूरे बिहार में फैला हुआ है और IT इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ई प्रोक्योरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग का कार्य क्रियान्वयन इसके माध्यम से किया जा रहा है। तो ई प्रोक्योरमेंट, इस तरीके से बिहार में ई गवर्नेंस की दिशा में किए जाने वाले विभिन्न पहल के माध्यम से बिहार में ई गवर्नेंस की स्थिति को आप बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ई गवर्नेंस के लाभ पर एक पॉइंट, एक पैराग्राफ यहां पर छोटा सा आप लिख सकते हैं। तो एक जो पॉइंट है वो अब इसके पश्चात ई गवर्नेंस के लाभ क्या है। ई शासन के लाभ क्या है। तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बतला देता हूं कि ई शासन के जो लाभ हैं वो आंतरिक प्रशासन में भी है
मतलब आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ई शासन के इस्तेमाल से आंतरिक रूप में प्रशासन की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आंतरिक रूपों में प्रशासनिक कार्य क्षमता में वृद्धि। और जब इसमें वृद्धि होगी तो प्रशासन जो सेवाएं प्रदान कर रहा है जनता को, नागरिकों को, बेहतर रूप से, गुणवत्तापूर्ण रूप से उन सेवाओं को जनता तक पहुंचाया भी जा सकता है। तो जनता तक बेहतर व गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की सुपुर्दगी, डिलीवरी, सेवाओं की सुपुर्दगी। इस रूप में आप यहां पर कई पॉइंट्स लिख सकते हैं। सरकारी कार्यों या प्रशासनिक कार्यों में बहुत दोहराव होता था, उस समस्या का समाधान हो पाएगा। आंतरिक रूपों में प्रशासनिक लागत कम हो सकती है। नौकरशाही या अफसरशाही या लेट लतीफ या विलंब को कम किया जा सकता है ई गवर्नेंस के इस्तेमाल से। प्रशासन को अधिक क्षमतावान बनाया जा सकता है। प्रशासन के विभिन्न स्तरों और विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। एक मास्टर पॉइंट के रूप में हमने यह समझाने का प्रयास किया कि आंतरिक रूप में प्रशासन में क्या बदलाव आएगा। बाह्य रूप से हमने ये बताया कि जनता को बेहतर सेवाएं मिल पाएंगी। इससे क्या होगा, सरकार जो सेवाएं जनता को दे रही है वो अधिक प्रभावशाली होगा। स्वाभाविक रूप में सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया तीव्र होगी। धीमी गति से जो विकास हो रहा था वह अधिक तेज गति से हो पाएगा। जनता की भागीदारी अधिक बढ़ पाएगी। सरकार और प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाया जा सकना संभव हो पाएगा। सरकार और प्रशासन को जनता के आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, उन्हें जवाबदेह बनाना ई शासन के माध्यम से संभव है। लेकिन जैसा कि आप समझते हैं कि ई शासन की बाधाएं भी हैं, चूंकि यह प्रौद्योगिकी परिवर्तन की आवश्यकता की बात कहता है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का उपयोग ही नहीं करते। तो जागरूकता को कैसे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इंटरनेट की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएंगे। और इंटरनेट तो बिजली पर डिपेंड करता है और बिजली 4-5 घंटे ही आते हैं, तो कैसे पहुंचाएंगे। विभिन्न बाधाएं, बहुत अधिक निवेश चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, योग्य तकनीकी विदों की आवश्यकता है। बिहार के जो पढ़े लिखे लोग थे, तकनीकी विद लोग थे, वो सब तो बिहार को छोड़ करके देश और विदेश में घूम रहे हैं। घूम क्या मतलब, घूमना पड़ रहा है। किसको शौक है। मैं यहां दिल्ली में पढ़ा रहा हूं, मैं बिहार में भी आके पढ़ा सकता था। तो
जब तक बेहतर शासन प्रशासन नहीं होगा, बेहतर कानून व्यवस्था नहीं होगा, बेहतर आधारभूत ढांचा नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज पहले हम असमानता की बात करते थे सामाजिक और आर्थिक आधार पर। आज मुझे लगता है कि सबसे बड़ी असमानता शिक्षा के आधार पर की जा रही है। एक शिक्षित है, एक अशिक्षित है। शिक्षितों में भी मैंने देखा बिहार में अधिकांश जो लोग हैं वो सामान्य शिक्षा को प्राप्त करते हैं, उन्हें इंटरनेट सेवाओं के उपयोग की कैपेसिटी उनके अंतर्गत नहीं है। अर्थात इसे हम कहते हैं डिजिटल एजुकेशन। तो डिजिटली लोगों को जब तक हम जागरूक नहीं बनाएंगे और जब तक उनमें वह कौशल हम नहीं बनाएंगे, तब तक उसका उपयोग हम कैसे कर पाएंगे। निष्कर्ष के अंतर्गत आप बतलाएंगे कि चूंकि बिहार सुशासन के महत्वपूर्ण उद्देश्य के मार्ग के माध्यम से वो विकास की अपनी समग्र आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, इसलिए ई शासन के माध्यम से ही हम अधिक से अधिक बिहार सरकार के सपनों के अनुरूप सुशासन की ओर तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। ऐसे करके अपने निष्कर्ष को स्थापित कर देंगे। आज की चर्चा पर चर्चा को यहीं पे समाप्त करता हूं। चूंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था तो मैंने थोड़ा डिस्कशन अधिक कर दिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः फिर मिलता हूं आपके साथ एक नए प्रश्न के साथ। थैंक यू।